प्यारे बच्चों, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कल एक इमरजेंसी के कारण से मुझे पटना जाना पड़ा है। लेकिन हम अपना अध्ययन बंद नहीं करेंगे, तो चलते हैं। मानव भूगोल पढ़ रहे थे, सभी ध्यान से बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे और सब हमारा हो जाएगा। तो मानव भूगोल कैसा विज्ञान है या उसमें क्या अध्ययन करते हैं, तो वो याद रखना कि प्रकृति और धरातल के साथ मानव की अंतःक्रिया, मानव के अंतर संबंध का अध्ययन है। अंतर संबंध का अध्ययन है क्या? प्रकृति और धरातल के साथ, मतलब इसमें दोनों, एक तरफ प्रकृति और धरातल है और दूसरी तरफ मानव है। उनके बीच में जो अंतर संबंध है, आपस में जो क्रियाएं हैं, उसका अध्ययन है। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, इस तरह से आता है तो वो लिख देना है। मानव भूगोल, अब आगे देखते हैं। मानव भूगोल में 3 शब्द कल जब पढ़े हम लोग, संभववाद, नवनिश्चयवाद और निश्चयवाद। तो इसमें तो बहुत ही हम लोग इसमें क्या है कि मनुष्य प्रधान है। संभववाद में मतलब मनुष्य प्रकृति पर विजय पा सकता है, मनुष्य इसमें प्रधान है। संभववाद, उसको मानने वाले या उसको जो उसके प्रणेता थे, ज्योग्राफर, उनका नाम क्या है? पॉल विडाल डी ब्लास। उनका नाम, पूरा नाम ऐसे है, पॉल विडाल डी ब्लास। लेकिन हम लोग इसको याद करने के लिए क्या थे? बिलार। ऑब्जेक्टिव आता है ना, बिलार से हो जाएगा कि संभववाद। निश्चयवाद मतलब इसमें यहाँ पर चूहा थे, वो रैटजल, फ्रेडरिक रैटजल पूरा नाम है उनका। तो निश्चयवाद या इसी को क्या कहा गया था? नियतिवाद, है ना, नियतिवाद। तो इसमें प्रकृति प्रधान है, मनुष्य प्रधान नहीं है। इसी में कहा गया कि मनुष्य प्रकृति का दास है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, किस वाद की मान्यता है? प्रकृति का दास है, तो वो मान्यता किसकी है? निश्चयवाद की, है ना, नीतिवाद की, रैटजल महोदय की। और इसके बाद नवनिश्चयवाद बीच में आया। ये मतलब दोनों के बीच में आया। तो इसके मानने वाले नवनिश्चयवाद में क्या है कि उसने कहा कि ना भाई, आदमी भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है और प्रकृति भी नहीं, बीच बीच के रास्ता निकालो। मतलब विकास ऐसा करो जिसमें प्रकृति का भी नुकसान नहीं हो और आदमी का भी काम चल जाए। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा गया रुको और जाओ सिद्धांत। मतलब पहले रुको, सोचो। ऐसे नहीं कि जितना भी खनिज जो भी प्रकृति में है उसको उठा लो। रुको, पहले देखो कि उस पर क्या फ़ायदा नुकसान आदमी का होगा, प्रकृति का क्या नुकसान होगा, दोनों समझ लो। पहले रुक जाओ, रुको और तब आगे बढ़ो। ये नवनिश्चयवाद हो गया। तो ये मध्यम मार्ग कह सकते हो, मध्यम मार्गी। ये ग्रिफिथ टेलर, दर्जी वाला ग्रिफिथ टेलर, इसके मानने वाले हैं। पक्का कर लेना, फिर इसमें नहीं जाएंगे। और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको बना पाने में सक्षम होंगे। अब आता है कि मानव भूगोल की परिभाषा या मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल की परिभाषा करते वक्त ये याद रखना, एक रैटजल महोदय जी ने, जो चूहा थे, रैटजल, फ्रेडरिक रैटजल ने कहा
कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। इसमें तुमको क्या नया है? मतलब मानव भूगोल मानव समाज मतलब उसका सांस्कृतिक पहलू, धर्म, रिवाज, धरातल के बीच में माने हो गया, उसका माने वायु, जल, जमीन, पर्वत, खनिज, ये सब धरातल के बात हो गया, प्रकृति का बात हो गया। और ये मानव समाज, उनके बीच का कैसा अध्ययन है? एक नया शब्द आ गया, संश्लेषित, याद रखना है। मान लिया भूल गए संश्लेषित तो नहीं लिख पाओगे कि मानव भूगोल क्या है। लेकिन ये याद रखना कि ऐसे कभी ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि किसने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किसने कहा? तो याद रखना राइटजल ने कहा। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आप मानव भूगोल की परिभाषा लिखने के लिए आ गया तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो, और मानव भूगोल से क्या समझते हैं वो आ गया, उसमें भी यही चीज़ लिख देना है। ठीक है। अब नीचे जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ प्रकृति का मानवीकरण, तो प्रकृति का मानवीकरण जो देख रहे हैं, अगर हम आपसे पूछें कि वो संभववाद है, नौनिश्चयवाद है या निश्चयवाद है? प्रकृति का मानवीकरण, जरा सा ध्यान सोचना और फिर बताना। प्रकृति का मानवीकरण मतलब प्रकृति पर मानव का इतना प्रभाव हो गया कि वो मतलब मानव का दखल हो गया, तो उसका मानवीकरण हो गया, है ना। जैसे पहाड़ में खूब जंगल है, बहुत सारी जड़ी बूटी है, लेकिन पहाड़ पर भी आदमी बसना शुरू कर दिया, जंगल काट दिया और सब समाप्त कर दिया, खेत बना दिया, तो क्या कहेंगे कि प्रकृति का मानवीकरण हो गया, है ना। मतलब मनुष्य यहाँ फिर वही इम्पोर्टेंट हो गया। तो प्रकृति का मानवीकरण जैसे शब्द संभववाद से रिलेटेड है ना। चलो आगे, फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे याद आ रहा है फिर एक, कौन है मानव भूगोल के जनक? इरेटास्थनीज। कौन है मानव भूगोल के जनक? इरेटास्थनीज। भूलना मत, 4 चॉइस में रहेगा तो बना ही दोगे। नहीं, मानव भूगोल के नहीं, भूगोल के जनक इरेटास्थनीज, सॉरी। अब मानव भूगोल के जनक वो कौन? हमबोल्ट। मानव भूगोल के जनक कंफर्म करना। मुझे याद आया इसलिए बीच में पूछा, हो सकता है आपको याद हो। अब चलिए, ये एक इम्पोर्टेंट आता है कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है। ये जो देख रहे हो मानव भूगोल का क्षेत्र, ये ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का आएगा। तो मानव भूगोल का क्षेत्र का मतलब उसका कितना विस्तार है ना। तो धरती पर के प्राकृतिक तत्वों जैसे कि पर्वत हो गया, मैदान हो गया, जितनी भी चीज़ें प्रकृति में देखते हो धरती से जो संबंधित हैं, और धरती के ऊपर भी जलवायु वगैरह, वायुमंडल सब। तो धरती पर के प्राकृतिक तत्वों के साथ, धरती पर के प्राकृतिक तत्वों के साथ सामाजिक विज्ञान के तत्वों, सांस्कृतिक, धर्म, जाति तक इसका विस्तृत क्षेत्र है। लिख दोगे ना? अगर मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में लिखें तो ही लिख देना है, धरती पर के प्राकृतिक तत्वों के साथ सामाजिक विज्ञान के तत्वों, संस्कृति, धर्म, जाति आदि तक के क्षेत्र तक इसका विस्तार है। मतलब इसमें क्या क्या सम्मिलित है मानव भूगोल के क्षेत्र में? मानव भूगोल के क्षेत्र में धरती पर के प्राकृतिक तत्वों, ये पकड़ना, ये कीवर्ड हो गया, जिसमें कोष्ट में लिख सकते हो
पर्वत, नदी, जो भी है। प्राकृतिक तत्व समझ रहे हो तो ठीक है। धरती पर के प्राकृतिक तत्वों और सामाजिक विज्ञान के तत्वों, सामाजिक विज्ञान के तत्व, संस्कृति, धर्म, जाति आदि का सम्मिलित जो क्षेत्र है वही है मानव भूगोल का क्षेत्र, अध्ययन का क्षेत्र। मानव भूगोल इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करता है ना। चलो आगे, ये देख रहे हो कि फिर है आर्थिक भूगोल। कल इसका हुआ था ना, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ये सब मानव भूगोल के ही उपागम हैं। उसी के आवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल और ये सामाजिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जो सैन्य भूगोल है, सैन्य भूगोल वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अच्छा, एक मिनट। और ये सामाजिक भूगोल जो है वो उसमें सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल है ना, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और मनोविज्ञान का भी इसी में अध्ययन करते हैं, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समाज शास्त्र का भी अध्ययन भी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो ये याद रखना, ये आता है सांस्कृतिक भूगोल किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, सामाजिक भूगोल के अंदर। ये आता है जनांकिकी भूगोल किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, आता है जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत। फिर सैन्य भूगोल किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, राजनीतिक भूगोल आता है, याद रखना। और एक बात ध्यान देना, दो भूगोल है, नगरीय भूगोल, ये देख रहे हो ना, नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल, और दूसरा जो देख रहे हो आवास भूगोल। दोनों के में जो अध्ययन करते हैं वो मिलता जुलता है। नगरीय भूगोल में नगरीय अध्ययन और नियोजन का अध्ययन करते हैं, नगरीय अध्ययन और नियोजन, जबकि आवास भूगोल में नगरीय नियोजन तो अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें ग्रामीण मिला हुआ है। आवास भूगोल में नगरीय और ग्रामीण दोनों के नियोजन का अध्ययन करते हैं, लेकिन नगरीय भूगोल में सिर्फ नगरीय अध्ययन और नियोजन का अध्ययन करेंगे। तो दोनों शब्द मिलजुल रहे हैं, इसे कंफ्यूज मत कर जाना। अगर आता है कि नगरीय भूगोल के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, तो इसमें सिर्फ नगर से संबंधित अध्ययन और नियोजन रहेगा। आवास भूगोल में नगर और ग्रामीण नियोजन दोनों रहेगा, कंफ्यूज नहीं करने का है। टेस्ट हो जाएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा, उस दिन क्या करते हो देखना पड़ेगा। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है इसमें, कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ये वाला। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन, और स्थानिक संगठन। इसके समझाने में मैं नहीं जाऊंगा, इसको पैटर्न क्वेश्चन है, इसका उत्तर मात्रात्मक क्रांति होगा, वो याद रखना। आता है, ये आएगा, मानव भूगोल का ही चैप्टर का है, कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, मतलब क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानिक संगठन है, अन्वेषण और वर्णन है, मात्रात्मक क्रांति नहीं है। यह आएगा, हर बार आता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। फिर ये जो पहले जो देखा ना कि मानव भूगोल का क्षेत्र, मानव भूगोल का प्रकृति भी पूछता है। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, मतलब उसका स्वभाव क्या है। प्रकृति मतलब स्वभाव। तो उसका स्वभाव
कैसा है भाई? तो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण क्या लिखा हुआ है? भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण मतलब जितने भी प्रकृति में जो मानव नहीं बनाया, जैसे जल, जैसे वायु, जैसे धूप, जैसे जंगल, जैसे मिट्टी, धरातल, ये सब भौतिक पर्यावरण के हिस्से हो गए, है ना। पेड़, ये सब भौतिक पर्यावरण के हिस्से हो गए। और मानव जनित पर्यावरण क्या हो गया बताओ जरा? मानव जनित पर्यावरण हो गया जैसे पहनने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, किसी देश का कुछ अलग, किसी देश का कुछ अलग। तो ये सब एक पर्यावरण ही है, सांस्कृतिक पर्यावरण इसको कहेंगे। वो पर्यावरण ही है, सांस्कृतिक पर्यावरण। जैसे आजकल सांस्कृतिक पर्यावरण गाने के ढंग, मतलब संगीत के ढंग, तो कहते हैं कि अच्छे संगीत नहीं है तो दूषित है, पर्यावरण दूषित है, सांस्कृतिक पर्यावरण दूषित हो गया है। बहुत ही तेज़ आवाज़ में संगीत बजाना, ये सब प्रदूषण का प्रतीक है। अर्थात ये सब जो मानव जनित क्रियाएं हैं वो भी एक पर्यावरण है, तो वो मानव जनित पर्यावरण है। तो इसका प्रकृति भौतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण, अर्थात मानव के सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति है। भौतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण, अर्थात मानव के सामाजिक, अब इसमें कौन आएगा मानव जनित पर्यावरण में? वही ना, सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति है। इसमें याद रखना, मानव भूगोल की प्रकृति, ये प्रकृति, और उस बार जो क्षेत्र देखा था क्लियर कर लेना, घर में जाके लिखना कि मानव भूगोल के क्षेत्र और प्रकृति से आप क्या समझते हैं, या मानव भूगोल का क्षेत्र, उसको एक लाइन में लिख के, एक या दो लाइन में लिख लेना, और मानव भूगोल की प्रकृति उसको भी एक लाइन या दो लाइन में लिख लेना। 2 नंबर का इसमें से आएगा। तो मैं समझता हूँ कि मानव भूगोल का ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया। कल फिर पढ़ते हैं आगे जनसंख्या, और फिर हम सब का हिस्ट्री भी है और होम साइंस भी है। आप सब मेरे ध्यान में हैं, लेकिन इमरजेंसी के कारण इधर मैं आया हूँ। फिर भी हम ऑनलाइन जुड़े रहेंगे, और जैसे ही हम वहाँ आते हैं, आपको टेस्ट भी, कल टेस्ट पेपर होगा आपका, ऑनलाइन ही होगा, और ये जो मानव भूगोल का है वही होगा। पहले का जो टेस्ट पेपर है वो जल्दी ही हम, ये सब कहने से ज़्यादा मतलब है ये काम करना। हम जो अपने मिशन पर लगे हुए हैं उस पर ध्यान दीजिए, रोज़ आइए, संख्या कम मत करिएगा, और इस मिशन में हमको कामयाब होना है। अभी बस बच्चों इतना ही। आप हिंदी पढ़ चुके होंगे, हिमांशु सर आपको पढ़ा चुके होंगे। अभी हम आपके साथ क्लास में हैं, तो 20 मिनट हो गए हैं, और इस 20 मिनट में मुझे लगता है कि मानव भूगोल सभी बच्चे जो हैं वहाँ पर वो समझ चुके होंगे। और भूगोल एकदम बिल्कुल अपने अलग ही कॉपी में बनाइएगा, साफ साफ लिखिएगा, जगह छोड़ के लिखिएगा कि जिस दिन 5 तारीख को सेकंड सिटिंग में जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है उसके 1-2 घंटे पहले पूरा का पूरा दोहरा सकें। अगर आज इसको दोहराएं तो ऐसा कहेंगे, संभववाद बिलार है, निश्चयवाद चूहा है, निश्चयवाद रेड जेल है, संभववाद बिडाल डी ब्लास है, नौ निश्चयवाद टेलर दर्जी है, रुको और जाओ है। फिर उसी तरीके से ये सैन्य भूगोल बहुत इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है,
सांस्कृतिक भूगोल सामाजिक भूगोल के अंदर आता है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनांकी भूगोल जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति। और 2 नंबर के लिए मानव भूगोल की परिभाषा रेड जेल वाला याद रखना, वही लिख देना, 2 नंबर आ जाएगा। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है, मतलब एनालिटिकल अध्ययन है। मतलब संश्लेषित मतलब एनालिसिस करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए संबंधों का विश्लेषित अध्ययन है, लिख सकते हो अगर संश्लेषित कड़ा लगे तो। या नहीं याद है तब उसको शब्द को नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं आता है, 2 लाइन लिखेंगे। ये तो कहना ही नहीं, फंडामेंटल है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब कल थोड़ा इंग्लिश पर काम करेंगे। कल एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसको तुमको याद करके आना होगा, और वो हमारे फरवरी के एग्ज़ाम में पक्का आएगा। तो 1 घंटा तो हिमांशु सर से पढ़ चुके होंगे, और 12 बज जाएगा सेकंड में। अगर ये 12 बज जाता है, उसके बाद कोई टीचर 2 क्लास इनफ है। अगर मैं नहीं रोकूंगा, रुकना भी नहीं चाहिए। घर जा कर के आराम से पढ़ो, और जो पढ़ाया गया है, जो गाइड किया गया है, उसको दोहराओ। दिन भर पढ़ते मत रहो, आराम से आज जितना पढ़ते हो उसको सिर्फ दोहरा लेना है बस। आज तारीख 4 तारीख 4 तारीख है ना? ये 3 है। तो आज बुधवार है, और बस आज इतना ही। कल है इंग्लिश में एक क्वेश्चन एग्जैक्टली जो आता है सो, और इसका जो आज बताया उसका ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव आप सबको बिल्कुल अलग अलग बैठ के देना है। वहाँ पर टीचर रहेंगे, आपको ABCD लिखना है। आपको मॉनिटर पर ही आ जाएगा, और सभी क्वेश्चनों को उत्तर ABCD लिखना है। और जैसे ही 10 मिनट हो जाएगा, आपसे कॉपियाँ ले ली जाएंगी, आपसे वो पेज ले लिया जाएगा, और वो सर ले लेंगे और मुझे प्रोवाइड कर देंगे। और फिर आपका रिजल्ट अगले दिन मिल जाएगा। और मैं भी वाकिफ़ हो जाऊँ, अपना नाम लिख देना उस पर, वाकिफ़ हो जाएंगे कि कौन क्या कर रहा है। बस अभी इतना ही। खूब खुश रहो, बढ़िया से पढ़ो, बस चलो, धन्यवाद।